हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? वेलकम टू अव्यान IAS अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू सीरीज दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। इससे पहले हम लोगों ने एक कंप्लीट सीरीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट पे अपलोड करी है। तो जिन लोगों ने ये सीरीज़ हमारी नहीं देखी है तो वो पहले उस सीरीज़ को देखें। उसमें हमारे पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 और पार्ट 7 तक सारी जो सीक्वेंस में हमारी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने अपलोड करी हैं। और इस सीरीज़ में भी हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं कि जो हमारा सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जितनी भी पार्ट रहेंगे वो सारे हम लोग अपलोड करेंगे, ताकि एक साथ आपको सारी सीरीज़ जो मिल सकें। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल बिजनेस। मेरा नाम वेदवीर यादव है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर UGC नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आपकी नई यूनिट को हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस को। दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। ये जो इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट है, ये UGC नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में दोनों में कंबाइंड यूनिट है। तो इस यूनिट को कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं और मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट भी देखेंगे, क्योंकि ये यूनिट जो है वो दोनों में ही कंबाइंड है। राइट, तो चलते हैं हम लोग। दिस इज़ यूनिट फॉर UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड PGT कॉमर्स। ये हमारे जितने भी UGC नेट कॉमर्स का एग्ज़ाम है, PGT कॉमर्स का एग्ज़ाम है और हमारा UGC नेट मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है, उन तीनों ही एग्ज़ाम के लिए ये यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें से बेसिक बेसिक टाइप के क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं UGC नेट कॉमर्स की, तो उसका यूनिट 1 में बिजनेस एनवायरनमेंट प्लस इंटरनेशनल बिजनेस, ये दो दो यूनिट कवर होती हैं आपकी। बिजनेस एनवायरनमेंट दैट वी ऑलरेडी कवर, उसमें सारे पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर मैं UGC नेट मैनेजमेंट की बात करूं, तो कोड नंबर 17, वहाँ पर है हमारे यूनिट नंबर 9। ये सेपरेट यूनिट है UGC नेट मैनेजमेंट की। और जो कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इस यूनिट को मर्ज कर दिया है बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ में। बट डोंट वरी, आप लोग को इस यूनिट को एज अ सेपरेट यूनिट ही आपको स्टडी करना है। कंटेंट में कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ है, कंटेंट एज इट इज़ हमारा वही है। लेकिन इन्होंने जब सिलेबस मर्ज करा था तो उस सिलेबस में इन लोगों ने जो बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों को मर्ज कर दिया था। राइट, ओके। तो एक बार थोड़ा सा सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं कि इसका सिलेबस हमारा क्या कहता है। यहाँ पर हम जो है स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब यहाँ पर ये जो है खाली स्कोप और इम्पोर्टेंस के साथ साथ इसमें आपका इंट्रोडक्शन भी कवर होगा। तो ऐसा नहीं है आपको इंट्रोडक्शन छोड़ देना है, इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी कवर करना है। इंट्रोडक्शन में आपका जो बेसिक है आपका, कि इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है और उसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका नेचर क्या है, फीचर क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी जो वो इसमें कवर करनी है। तो ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ पर स्कोप एंड इंपॉर्टेंस लिखा है तो खाली उतना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर, कि मतलब हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है और उसके जो ड्राइवर्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, मतलब व्हाट आर द वेरियस ड्राइवर्स थ्रू विच यू इन्फ्लुएंस द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपका मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, कि हमारा जो कौन कौन से ऐसे मोड हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द वेरियस मोड, तो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो एक कोई मोड उठा के दे देगा, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वो आपसे पूछ लेगा, जैसे लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजी है, एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, टर्न की प्रोजेक्ट है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज है। दीज आर द वेरियस मोड थ्रू विच वी कैन एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से आपकी मैचिंग हमेशा आती ही आती है।
वो एक थ्योरीज को उठा के पूछ लेगा कि भाई ये थ्योरी किसने दी थी, या इस थ्योरी को किसने प्रपोंड किया था, या वो किसी मतलब जो है 4 नाम दे देगा आपको और 4 इधर थ्योरीज के नाम दे देगा और बोल देगा आपस में इनको मैचिंग करो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, आपका टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, इसमें से भी अक्सर आपके क्वेश्चन आते हैं कि टैरिफ बैरियर क्या होता है, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, कंपाउंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं, एडवोलेरेंट ड्यूटीज़ क्या होती हैं, स्पेसिफिक ड्यूटीज़ क्या होती हैं, कोटाज आपके क्या होते हैं, ठीक है, और आपका डंपिंग क्या होती है, एंटी डंपिंग क्या होती है। तो वो सारे आपके जो है वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर में आ जाती है। मतलब गवर्नमेंट कैसे प्रिवेंट कर सकती है इंटरनेशनल ट्रेड को, इंटरवेंशन किस तरीके से करेगी, और अपने आप को जो कंपटीशन है उसको कैसे बचाना है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी। इसके साथ साथ आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें आपका एफडीआई है, ठीक है, एफपीआई है, और एक टर्म और आती है आपकी एफआईआई, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चन आपका आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एफडीआई क्या होता है, टाइप ऑफ एफडीआई क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, होम कंट्री के लिए क्या एडवांटेज है, होस्ट कंट्री के लिए क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको जो है जो इंडिया की जो एफडीआई पॉलिसी है वो क्या क्या है, मतलब क्या क्या इसमें चेंजेस आया है, तो इसके साथ साथ मतलब आपकी जो एग्जिम पॉलिसी है वो भी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि एफडीआई पॉलिसी जो है वो हमारी एग्जिम पॉलिसी में ही आपकी आती हैं। तो हमारा जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज होती है वहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके जो भी हमारी पॉलिसीज हैं वो सारी पॉलिसीज आपको यहाँ पर रीड आउट करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और आपकी इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। कंपोनेंट में से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में से आपका जो करंट अकाउंट है और जो आपका कैपिटल अकाउंट है, वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो उसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आइटम इंक्लूड होंगे, कौन कौन से आइटम इंक्लूड नहीं होंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम आपका क्या होता है। इसमें आपका डिसइक्विलिब्रियम नहीं लिखा है, लेकिन डिसइक्विलिब्रियम में से क्वेश्चन आते हैं आपके, उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, व्हाट आर द वेरियस मेजर, ठीक है, उसको किस तरीके से करेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसके लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, और आपके ये जो एग्रीमेंट हैं, ईयूज है, एशियान है, साफ्ता है, नाफ्ता है, सार्क है, ठीक है, और आपका ये जो आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो इनका थोड़ा थोड़ा इनकी डिटेल्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी, फुल फॉर्म तो आपको पढ़नी है, लेकिन एशियान है, सार्क है, नाफ्ता है, ब्रिक्स है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है, एक बिम्स्टैक है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आपको थॉरली आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, कौन कौन से कंट्री ने किस किस उसमें आपका जो है पार्टिसिपेट किया था, मेंबर प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है और अंकटैड है। इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है कि आईएमएफ का स्ट्रक्चर पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, वहीं से आपके ये दो चीज़ें निकल के आई थी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और एक आपका जो है डब्ल्यूटीओ, ठीक है। डब्ल्यूटीओ और इसके एग्रीमेंट ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यूटीओ के कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं, डब्ल्यूटीओ होता क्या है हमारा, ठीक है, और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ट्रिप्स ट्रिम्स, ये अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ये आपके एग्रीमेंट्स में ही आएंगे, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ट्रिप्स ट्रिम्स, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है और कौन सी चीज़ इसमें कवर होगी, कौन सी चीज़ इसमें कवर नहीं होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आपके आएंगे। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया, एक तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, अच्छा वर्ल्ड बैंक के जो आपके ग्रुप्स हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में भी आपको पढ़ना है, जितने इसमें आपकी सीक्वेंसिंग अक्सर आती है, या आपको बोल देता है कि जैसे आपका आईडीए है, आईएफसी है, तो उससे रिलेटेड आपका पूछ लेता है कि जैसे एमआईजी है, ठीक है, आईसीएसआईडी है, ठीक है, तो ये आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, आईबीआरडी है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी इसमें कवर आएंगी, उससे रिलेटेड आपको जो है इनको पढ़ना पड़ेगा, कौन सी
जो है वो पहले बनी थी, कौन सा आपका बाद में बना था, तो इससे रिलेटेड आपको ये चीज़ें जो वो करनी पड़ेंगी, राइट। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, WTO के बारे में पढ़ना है, इसके एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इसके बारे में पढ़ना है, सब्सिडीज़ आपको कहाँ कहाँ पर मिलती है इसके बारे में आपको पढ़ना है, और इससे पहले वाला ये जो मैंने आपको बताया ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको दो चीज़ें और पढ़नी है, एक आपको अप्रोचेस पढ़नी है, उसमें से क्वेश्चन आपका आता है, एक आपका प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, ये आपका इसमें नहीं है गिवन, प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, ये आपका एज पर द सिलेबस नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको 2 पॉइंट आपको और ऐड करने हैं इसमें, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हैं ये आपको अच्छे तरीके से स्टडी करने हैं, ठीक है। थ्योरीज में से आपको क्वेश्चन आता है, इसमें से आपका क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपका इसमें से मिलेगा, FDI में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। FDI क्या होती है, उसके टाइप्स में से आपका जो है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी और रेड ओशियन स्ट्रेटजी, ये आपको ज़रूर पढ़नी है। FDI के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको जो है वो ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं, हमारा जो बिजनेस है उसकी अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारी एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें तो हमारी दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जो हमारा पैसे से रिलेटेड होते हैं, जिसका हमारा जो उन एक्टिविटी करने के पीछे हमारा जो मेन मोटिव होता है टू अर्न द मनी होता है, मतलब वहाँ पर हम पैसे से रिलेटेड ही एक्टिविटी करते हैं। वो एक्टिविटी करने का जो हमारा इंटेंशन है वो यही है कि हम जो है पैसा अर्न करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टीचिंग इन एनी ऑफ द स्कूल, एनी ऑफ द कॉलेज, तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो जो मॉनेटरी बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटी को मैं क्या बोलूँगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं अपने घर में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर जो मेरी एक्टिविटीज़ आएंगी वो क्या आएंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आएंगे। मतलब सोशल रिलीजियस डोनेशन दे दिया आपने कहीं पे, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम चैरिटेबल कोई काम कर रहे हैं, NGOs में अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो जो एक्टिविटी है वो हमारी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और आपका प्रोफेशन, ठीक है। बिजनेस हमारा दो तरीके का रहेगा, एक आपका इंडस्ट्री, एक आपका कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स में फिर आपका जो है ट्रेड और आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड में आपका दो तरीके का आता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आपका ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, और आपका इंश्योरेंस है, वेयर हाउस है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन है। ये 5 चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। दिस इज जस्ट ओनली फॉर द नॉलेज, ठीक है, कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम बिजनेस में कंसीडर करते हैं। वो 3 तरीके से चीज़ें आती हैं, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बिजनेस की बात करेंगे, ठीक है। बिजनेस हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स को फिर आप, इंडस्ट्री को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। और आपका जो कॉमर्स है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक होता है आपका ट्रेड और एक होता है आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। और इसमें फिर आपका जो है ट्रेड को अगर मैं डिवाइड करूं तो एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है आपका
इंटरनेशनल। डोमेस्टिक को अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो उसमें आपका जितना भी होलसेल रिटेल वगैरह ये जो काम होता है वो आपका डोमेस्टिक में आता है, और इंटरनेशनल की बात करूं तो इसमें हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ इनके बारे में पढ़ेंगे कि आपका डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है और आपका इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, आपका इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इसी से रिलेटेड हम लोग जो है वो आगे पूरी जो यूनिट है वो हमारी इन्हीं सब चीज़ों को कवर करने वाली है। हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल, इंटर का मतलब होता है दो, ठीक है, और नेशनल का मतलब होता है कंट्री, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में अगर कोई बिजनेस की एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस की। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इंटरनेशनल, इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, और नेशन का मतलब होता है कंट्री, मतलब दो कंट्री के बीच में अगर कोई हम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम ये कह सकते हैं कि दोज बिजनेस एक्टिविटी दैट टेक बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, मतलब कोई एक कंट्री ए है, एक कोई दूसरी कंट्री है, जब ये दोनों आपस में बिजनेस कर रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारी दो कंट्री, दो कल्चर, दो करेंसी, इसमें हमारा जो है इन्वॉल्वमेंट आपकी रहेगी। तो हमें उनके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, उनको हमारे बारे में स्टडी करना पड़ेगा, तभी तो हम आपस में जो है वो बिजनेस कर पाएंगे। तो इसलिए जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर दो नेशन, उसके कल्चर, उसकी स्ट्रेटजी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें स्ट्रेटजी इस अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उसको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम अब जो अपना जो बिजनेस है उसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी मूवमेंट्स है वो आपकी बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज रहती है। अगर विद इन द कंट्री रहेगी, जैसे मान लो ये आपकी कंट्री है, कंट्री के अंदर रहेगी तो ये है आपकी डोमेस्टिक, और कंट्री के बाहर है तो ये है आपकी इंटरनेशनल। जैसे ही आप घर के अंदर हो तो आप डोमेस्टिक में हो, लेकिन घर के की बाउंड्री आपने बाहर कर दी। ठीक है, आपने जो घर, मतलब यहाँ पर हम कंट्री की बात कर रहे हैं, मतलब कंट्री की अगर बाउंड्रीज आपने पार कर दी तो वहाँ पर आप क्या बन जाओगे, इंटरनेशनल बिजनेस में आप आ जाओगे, इंटरनेशनली आप अपने आप को कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमारा इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे खाली हम इंटरनेशनल मूवमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट नहीं करते हैं, बट इसमें हमारी जो कैपिटल है उसकी भी मूवमेंट होती है, टेक्नोलॉजी की, आईपी की, मतलब आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें आपका पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इनका भी हम जो है वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, अब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ है जो जितना हम यूज़ कर सकते थे उतना हमने यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद हम क्या करा, उसको हम सोच रहे हैं कि भाई अपने बिजनेस को कैसे हम एक्सपेंड करें। जितना हम बिजनेस जो डोमेस्टिक था उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, नाउ वी आर थिंकिंग हाउ टू एक्सपेंड आर बिजनेस एक्टिविटी, हमने जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी उसको कैसे इंक्रीज करना है, इस चीज़ को लेके इंडिया जो सोच रही है। तो इंडिया क्या करती है, बाहर के किसी कंट्री के साथ में एक बिजनेस जो डील करती है और उसको बोलती है भाई हमारे पास ये चीज़ है, हम आपको ये चीज़ देना चाहते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बोलिए यस। उसने बोला कि ठीक है भाई, हम आपसे जो ये सामान खरीद लेंगे। ठीक है, तो इंडिया क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, वो दूसरी कंट्री जो है वो क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। तो इसने एक एग्जांपल दिया है, इंडिया सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू द फॉरेन कंट्रीज, मतलब कोई फॉरेन कंट्रीज है उसको कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच रही है, मतलब हमारे यहाँ कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, दूसरी कंट्री को रिक्वायरमेंट है तो हमने क्या कर दिया, उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे दिया। तो जहां पर दो कंट्री की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो वो दो कंट्री की इन्वॉल्वमेंट हमारी क्या हो गई, इंटरनेशनल बिजनेस हो गई। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी and better communication facilities have increased the international business with great success in the various country। अब उनके पास जो सामान नहीं था वो उनको मिल गया, हमारे पास जो सामान नहीं था वो हमको मिल गया। तो ऐसे में हमने क्या करा, हमारे पास मान लो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमने क्या करा, दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी मंगवा ली, जापान से हमने टेक्नोलॉजी मंगवा ली, कोरिया से हमने टेक्नोलॉजी मंगवा ली। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या करा, बाहर से टेक्नोलॉजी मंगा ली और उनको वो सामान दे दिया जो हमारे पास था, उनका भी फायदा हो गया, हमारा भी फायदा हो गया। ठीक है, तो इससे हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका एरिया जो लिमिटेड है, कि मतलब जोग्राफिकल बाउंड्रीज हमारी लिमिटेड है, लेकिन जैसे ही हम जोग्राफिकल बाउंड्रीज से निकलते हैं तो हमारे पूरी दुनिया जो है वो हमारी है, हम किसी भी कंट्री के साथ में बिजनेस कर सकते हैं। तो वो वहां पर हमें एक वाइड एरिया हमें मिल जाता है
और वहाँ पर हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अब हो सकता है कि आपके डोमेस्टिक मार्केट में उसकी डिमांड ना हो, लेकिन फॉरेन मार्केट में उसकी डिमांड जो वो ज़्यादा है। जहाँ पर जो चीज़ होती है उसकी डिमांड कम होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे वीट ज़्यादा होता है तो हमारे यहाँ डिमांड जो इतनी ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन जिन कंट्री में वीट होता ही नहीं है, अब ऐसी कंट्री में उनकी जो डिमांड है वो हमारी कंट्री से डिफर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो हमें एक वाइड मार्केट जो वो हमें मिल जाती है और हमें भी एक बिजनेस को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी देने का मौका मिल जाता है। हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, राइट। तो वहां पर ये जो चीजें हैं हमें एक अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई हम अपने ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, या हाउ वी कैन फाइंड आउट द कस्टमर थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां पर मैंने आपको दो चीजें बताई, क्या, एक तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन आपकी होनी चाहिए और इससे हमारे जो कस्टमर की नीड है दोनों कंट्री की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमारे पास कोई सामान एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, तो वो हम आपको सप्लाई करना चाहते हैं, आपके यहाँ उस चीज की कमी है तो वो आप उसको खरीदना चाहते हैं, राइट। तो आपने सामान खरीद लिया तो आप बन गए इंपोर्टर, हमने सामान बेच दिया तो हम बन गए एक्सपोर्टर। ऐसा ही जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने जापान से जो है क्या मंगाया, टेक्नोलॉजी मंगवाई, तो हम बन गए उसके इंपोर्टर और वो बन गए हमारे एक्सपोर्टर। उन्होंने हमें सामान एक्सपोर्ट किया और हमने अपना उनका जो सामान है वो क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तो ऐसे ही हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहता है और उसमें हम अपना जो बिजनेस है वो आगे ऐसे ही कैरी ऑन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज है वो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें कुछ एक दो चीजें और देखते हैं हम लोग। इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है बिटवीन टू पार्टीज एंड डिफरेंट कंट्रीज। तो इसमें कोई एटलीस्ट मतलब दो कंट्रीज तो आपकी होनी ही चाहिए और एटलीस्ट आपकी दो पार्टी भी आपकी इन्वॉल्वमेंट आपकी होनी चाहिए, दो नेशन तो आपके इन्वॉल्वमेंट होने ही चाहिए। अगर एक से मतलब दो से ज्यादा भी अगर आपके नेशन रहते हैं तो उसको भी हम इंटरनेशनल बिजनेस की कैटेगरी में ही रखेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में भी अंडरस्टूड एज द दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, मतलब जो भी हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उसको जब हम क्रॉस कर देते हैं और किसी दूसरे नेशन के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस में बेसिकली क्या होता है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब अपने जो रिसोर्सेज हैं उस पर हम फोकस करते हैं, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम फोकस करते हैं और बिजनेस को एक्सप्लोर करते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हैं कि हम अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में कैसे उतारें, हम अपने आप को इंटरनेशनली कैसे रिप्रेजेंट करें, राइट। तो वही चीज हमारी केस में आ जाती है इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब बिजनेस तो आप कंडक्ट करो लेकिन दो नेशन के बीच में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है वो किस में क्या आ जाएगा कि हम ग्लोबल और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है एंड थ्रेट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, बाय और सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। मतलब या तो हम प्रोड्यूस करें, बाय करें, सेल करें या एक्सचेंज कर दें अपने गुड्स एंड सर्विसेज को थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो हमें इन चीजों को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस बोल देंगे। तो यहां पर जो दो नेशन है उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा, कोई एक कंट्री प्रोड्यूस करेगी दूसरी कंट्री उसको खरीदेगी, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग आपका रहेगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स आपका रहेगा, ठीक है, सर्विसेज भी आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें आपकी जो किस में आ जाती है, इंटरनेशनल बिजनेस में आ जाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड गुड्स, सर्विसेज और बोथ और नन ऑफ दिस, तो उसमें आपका जो है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीजें आपकी आती हैं। जैसे मान लो आज भी हम बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो फॉरेन की कंपनी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो हम घर बैठे भी मतलब जो वो सर्विसेज यहाँ पर ले सकते हैं। आज भी हम बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो हमारे यहाँ से सर्विसेज ले रही हैं, ठीक है, हम घर बैठे ही उनको ऑनलाइन सर्विसेज आपकी जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जो सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। तो उसमें हम इंटरनेशनल बिजनेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही बिजनेस करते हैं तो उसको डोमेस्टिक बिजनेस बोलते हैं, और जब जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर बिजनेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, तो अब देखिए जो इंटरनेशनल बिजनेस जो हो रहा है, आज जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो शुरू से ऐसा नहीं था, तो उसमें बहुत सारे हमारे चेंजेस आए हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो बहुत एक ह्यूमन सिविलाइजेशन से है, कि मतलब पहले अगर हम देखें तो बहुत सारी मतलब जो है हमारे पास सिविलाइजेशन आई, वहाँ से हमने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने आप को धीरे धीरे जैसे हमने इन्वॉल्वमेंट करी है वैसे वैसे हमारा जो बिजनेस है उसकी फॉर्म भी चेंजेस हुई। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे यहाँ से सामान जो बाहर भेजा, तो बिजनेस तो हमारा उस टाइम पे भी होता था लेकिन उस टाइम का बिजनेस अलग था और आज का बिजनेस अलग है। वहाँ पर क्या है कि वो यहाँ पे जो वो रॉ मटेरियल
प्रोड्यूस करते थे और फॉरेन कंट्री में उसको बेच देते थे सस्ते दामों में। फिर वहाँ से वो जो फिनिश गुड मंगाते थे और यहाँ पे इन्होंने मार्केट क्रिएट कर रखी थी और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे सामान, उनको जो है सामान कंज्यूम करवाते थे, राइट। तो वहाँ का जो उस टाइम का जो सिनेरियो था वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन इनकी जो इवोल्यूशन हुई है वो उसी टाइम से हमारी धीरे धीरे चलती आई है। तो इसने क्या बोला कि हमारे सिंध सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर जो है बहुत सारे ट्रेसेस हमें मिलते हैं कि ईस्टर्न सिविलाइजेशन और उनके रिलेशनशिप के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें इंटरनेशनल बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो 19th सेंचुरी से हमारा डेवलप हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है हम जो कई सारी चीज़ें हमें ट्रेस होती हैं, कई सारी चीज़ें हम लोगों ने इन्वॉल्वमेंट अपनी करी है, ठीक है। तो जब हमारा फर्स्ट फेज आया था वर्ल्ड वॉर का कब 1990 में, तो इंपोर्ट हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था बाय द कॉलोनियल कंट्रीज हमारी थी। तो उसमें हमने जो वो एक्सपोर्ट, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करी थी और कुछ चीज़ें हम लोगों ने इंपोर्ट भी करी थी। तो बिजनेस तो हमारा उस टाइम पे भी चल रहा था। तो इंटरनेशनल बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज की जो फॉर्म है वो अलग है और उस टाइम की जो फॉर्म थी वो हमारी अलग थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वहीं से हमारा जो चीज़ें हैं वो हमारी चल रही थी। अब जो चीज़ हमारे पास नहीं थी वो हम दूसरी कंट्री से ले लेते थे और जो चीज़ उनके पास थी वो हमसे ले लेते थे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग जो वो बिजनेस अपना कैरी ऑन कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही हमने कुछ चीजें और देखी, द लेवल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बट आफ्टर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 द मोस्ट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट refused to accept the raw material and import the finished good for the purchase of the protecting the domestic companies। मतलब कई बार हमने ये देखा कि मतलब जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज ने क्या करा कि भाई उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को करना बंद कर दिया। बहुत सारी कंट्रीज ने बोला कि भैया हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके लिए हमें खतरा है, उनके लिए हमें नुकसान है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वहां पर बहुत सारी कंट्रीज ने इम्पोजिशन लगा ली, बैरियर्स आपके लगा दिए। किस चीज़ में कि आपका जो है एक्सपोर्ट मतलब करने से, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया और फिनिश गुड को इंपोर्ट करने से मना कर दिया, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके लिए हमारा खतरा हो रहा था। तो इसलिए इसके लिए वहां पर हमें चेंजेस देखने को मिला, ठीक है। देयर इज डिक्रीज इन द इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा हुआ वहां पे, और उसमें हमने कई सारे जो ग्लोबल ट्रेड जो है वो भी हमने देखे। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारा बिजनेस है उसमें जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हो गया था तो वहीं पर हमारा एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हमारी आई, ठीक है। और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने एक म्यूचुअल कंसर्न से कुछ बातचीत करी, हमने कॉन्फ्रेंस हमने करी। और कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमारे जो है 2-3 चीज़ें हमारी निकल के सामने आई। वहां पर हमारा IMF आया, वर्ल्ड बैंक आया और एक आया आपका गेट, ठीक है। ये 3 चीजें हमारी यहाँ पर सामने निकल कर आई। तो ये उसी टाइम से मतलब जो है इन्होंने फिर आगे प्रमोट किया, आपको इंटरनेशनल बिजनेस को इन्होंने प्रमोट किया, गेट ने प्रमोट किया और IMF और वर्ल्ड बैंक जो है इन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पे आपका काम करा। तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये जो तरीका है, ये जो चीज़ें हैं ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से हैं, ठीक है। पहले से ही ये चीज़ें हमारी चली आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें हमने मतलब जो है पहले IBRD का जो नाम था, वर्ल्ड बैंक का जो नाम था पहले IBRD था, यानी इंटरनेशनल IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसका नाम था पहले वर्ल्ड बैंक का, लेकिन अब उसको जो वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके कुछ ग्रुप्स थे, कुछ मेंबर्स थे, उनके नाम जो जरूर आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, ठीक है। तो इसके कुछ नेचर की हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हम इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ आए तो हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, या हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें हमारी ग्रोथ आई। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू हम जो है इकोनॉमी को कनेक्ट करने लग गए। और ग्लोबलाइजेशन जो था उसका मतलब क्या था कि अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ अटैच करो। अब अटैच कैसे करोगे? बाउंड्रीज थोड़ी अटैच करनी है, वहां पर आपको जो सामान आपके पास है आप वहां पर भेज दो, जो उनके पास है वो आप ले लो, ठीक है। जिस चीज की आपको जरूरत है वो आपको मिल जाएगा, जिस चीज की उनको जरूरत है वो उनको मिल जाएगा। तो वही चीज हमारी ग्लोबलाइजेशन में आई। तो इसमें हमारा क्या हुआ, हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ। हम जो सिंगल मार्केट से
इंटरनेशनल मार्केट में जो वो जंप कर गए। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही था कि अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में आप कैसे अटैच करोगे और कैसे इंटीग्रेट करोगे अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में। अदरवाइज अगर आप अकेले रहोगे तो आप ना तो कोई आपके साथ में बिजनेस करेगा, ना ही आप किसी के साथ में बिजनेस कर पाओगे। तो एक इकोनॉमी जो है ऐसे सरवाइव नहीं कर पाएगी, और इवन आज के टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो है सिंगल मार्केट को जो है एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई कि भाई हम अपनी मार्केट को कैसे एक्सपेंड करें, कैसे एक्सप्लोर करें और कैसे नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोग लेकर आएं, ताकि हम आगे बिजनेस में एडवांसमेंट अपनी कर सकें, बिजनेस में नई नई इनोवेशंस हम लोग लेकर आ सकें। तो इसके लिए हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कहाँ से इवेल्यूएट हुआ है, वो हमारा ग्लोबलाइजेशन से इवेल्यूएट हुआ है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो है 2 डेकेड में हमारा इंटरनेशनल बिजनेस जो था वो पॉपुलर नहीं था। उस टाइम पे हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू हम अपना जो बिजनेस है वो अपना करते थे। लेकिन धीरे धीरे मतलब जो है पहले हमने ट्रेड स्टार्ट करा, ट्रेड से फिर धीरे धीरे हमने जो वो बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा जो है जैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग हमारी आई, तो हमारा जो प्रोड्यूसर जो थे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब जो थे, जो हमारी फार ऑफ कंट्रीज थी उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो इससे हमारा ग्लोबलाइजेशन से हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें हमारा जो फर्क देखने को मिला, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया ग्लोबलाइजेशन को इंटरनेशनल ट्रेड के साथ में। इंटरनेशनल ट्रेड से हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग आई, और इंटरनेशनल मार्केटिंग से हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो हमारा डेवलप हुआ है। तो वही चीज़ हम लोग जो वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो हमारी आई कि जैसे होम कंट्री ब्रांड जो है हमने बाहर पॉपुलर करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये हमारी ब्रांड है और आपको जो है ये सामान ट्राई करना चाहिए। ऐसे ही फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ आती और वो धीरे धीरे मतलब जो है वो यहाँ पर इन्होंने बिजनेस करने अपने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जैसे बाहर की कंपनी हमारे यहाँ आती थी ऐसे हमारे यहाँ की कंपनी भी बाहर जाती थी। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिनकी फॉरेन में बहुत डिमांड थी, तो हम क्या करते अपने यहाँ के प्रोडक्ट को ले जाते और वहाँ पे हम मार्केटिंग स्टार्ट कर देते। जैसे ही हमारी मार्केटिंग होती, लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आता, प्रोडक्ट पसंद आने के बाद हम लोग डील कर देते। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग जो वो बिजनेस में कन्वर्ट होने लग गए। ठीक है, तो हमारी जो ग्लोबल कंपनीज हैं उसमें कुछ चीज़ें इन्होंने बताई। क्या चीज़ें इन्होंने बताई कि जैसे हमारा अ ट्रू ग्लोबल कंपनी व्यू द एंटायर वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट, देयर इज अ ग्रेट चेंजेस बाय द अरविंद मिल्स। मतलब कुछ चेंजेस हमारे देखने को मिले थे। वो चेंजेस हमारे क्या देखने को मिले थे? पहली चीज, सोर्सेज रॉ मटेरियल वेयर एज द दे आर चीपेस्ट। मतलब आपको जो रॉ मटेरियल है वो वहां से परचेज कर लो जहां से आपको चीपेस्ट मिल रहा है। आप रॉ मटेरियल आपने परचेज कर लिया, ठीक है। मैन्युफैक्चर वेयर इन द वर्ल्ड इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब आप वहां पे मैन्युफैक्चर कर लो जहां पे आपको कॉस्ट इफेक्टिव बन रहा है और वहां पर यूज कर लो। मतलब जिसमें सेल इन दोज मार्केट वेयर द प्राइस आर द हाईएस्ट। तो मतलब आप क्या करो, रॉ मटेरियल वहां से खरीदो जहां पर आपका चीप पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसको आप मैन्युफैक्चरिंग करवा लो वहां से जहां पे आपको कॉस्ट की फायदा हो रहा है आपको, और वहां पे बेच दो जहां पे आपको जो है महंगा आपका बिक रहा है। जैसे मान लो आपका रॉ मटेरियल जहां सस्ता है वहां से आप रॉ मटेरियल खरीदो, उस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करवा लो जहां पे कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। मतलब अगर हमारे यहाँ 10 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है, हो सकता है किसी कंट्री में 5 रुपए में बना के दे दे, तो आप वहां से मंगवा लो, ठीक है। तो इसलिए मतलब आप जो है वहां से मैन्युफैक्चरिंग करवा लो और उस कंट्री में बेच दो जहां पर हमारी जो प्राइस है वो ज्यादा है। तो ये इन्होंने बोला कि भाई कोई कंट्री कहीं से रॉ मटेरियल खरीदती है, कहीं पे बनवाती है और कहीं पे बेच देती है। तो इस तरीके से भी हम लोग बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है। रेस फाइनेंस ग्लोबली, मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे आप जो फाइनेंस है उसको भी रेस करते हो, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंसेज है उस पर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे इंप्रूव करेंगे और कैसे कैसे हम लोग जो है अपने इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ आगे हम लोगों ने इंप्रूवमेंट करना है। तो वो चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। टू मैनेज ऑल दीज, हमारा जो बेटर टैलेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें हमें जो है मल्टीनेशनल लेवल पे आप लोग को जो लेके जाना है। ऐसा ही नहीं है कि खाली एक कंट्री के साथ में आप बिजनेस कर रहे हो, इस लेवल पे आपको नहीं लेके जाना है। आपको इंटरनेशनल लेवल पे ये जो काम है अपना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2-3 चीज़ें हैं वो इन्होंने बताई कि भाई आप इंटरनेशनल लेवल पे आप जो फाइनेंस है उसको अरेंज करना है। इसके साथ साथ मतलब आपको जो है रॉ मटेरियल आप वहाँ से खरीद लो जहाँ से आपको सस्ता मिल रहा है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करवा लो जहाँ पे आपको सस्ता पड़ रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है, और उस कंट्री में आप बेच दो जहाँ पे आपको जो है वो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई।
इसके साथ साथ अगर हम कुछ इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में रहोगे तो कम लेवल पे आप ऑपरेशन करोगे, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो वहां पे दो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो हमारी कनेक्ट हो जाती है, और दो इकोनॉमीज के इंटीग्रेशन होने की वजह से ही आपके जो वो बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस आपका हो पाता है। इट इज डोमिनेटेड बाय द डेवलप कंट्री एंड द एमएनसीज, मतलब जो ज्यादातर जो हमारी पॉपुलर कंट्रीज जो होती हैं हमारी, या तो एमएनसीज डोमिनेट करती हैं इसको, या जो हमारी डेवलप कंट्री है वो हमारे उसको करती हैं। अदरवाइज जो छोटी मोटी कंट्री है उनके तो अपने ही खाने पूरे नहीं हो पाते, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस में कहाँ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मतलब जो है थोड़ा सा यहाँ पर चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। बेनिफिट टू द पार्टिसिपेटिंग कंट्री, अगर मान लो मैं आपको कोई चीज सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरा भी बेनिफिट होगा, और आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो आपका भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों कंट्री को बेनिफिट आपको मिलने वाला है, मतलब जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री जितने भी रहती हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर आपको बेनिफिट नहीं होगा तो आप मेरे से इंपोर्ट ही नहीं करोगे, अगर मुझे बेनिफिट नहीं होगा तो मैं आपको एक्सपोर्ट ही नहीं करूंगा। तो इसमें दोनों कंट्रीज को जो वो पार्टिसिपेटिंग, जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं हर कंट्री को आपको फायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ मतलब जो है वो हायर लेवल ऑफ कंपटीशन आपका रहता है। जब आप डोमेस्टिक में रहोगे तो कंपटीशन आपका कम रहेगा, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में चले जाते हो तो वहां पे आपकी इंटरनेशनल ब्रांड मिलती है। जब इंटरनेशनल ब्रांड आपकी रहेंगी तो उनके साथ में आपका कॉम्पिटिशन भी रहने वाला है। तो वहां पे आपका कंपटीशन बढ़ेगा, आपका कंपटीशन बढ़ेगा तो आपका रिस्क बढ़ेगा, और रिस्क बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ने के भी चांसेस आपके रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो स्पेशल फोकस ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, देखो आज का जो टाइम है वो क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जमाना है। जो जितना ज्यादा इनोवेटिव है, जो जितना ज्यादा टेक्निकली एडवांस है, या साइंस में जितना एडवांस है, लोग उसको ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इससे क्या है, हमारी नई नई इनोवेशन हमें देखने को मिलती है। आप देख रहे हो कि मतलब नई नई चीजें हमारी जो मार्केट में आ रही है, नई नई इनोवेशन हमें देखने को मिल रही हैं। उसके साथ साथ मतलब जो है हम इन सब चीजों को कैसे पॉपुलर कर पा रहे हैं, कैसे हम उनको देख पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ रही हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी कई बार हमारी आ जाती है। बहुत सारी गवर्नमेंट ये कहती है कि अपना, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो उससे हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको खतरा होता है, तो कई बार वो क्या करते हैं, कुछ बैरियर्स हमारे लगा देती हैं। तो वो जो बैरियर्स आते हैं हमारे, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे। तो कई बार जो गवर्नमेंट है आपको इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से हमारे जो डोमेस्टिक बिजनेस है उनको नुकसान ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं कि कुछ बैरियर्स हमारे इंपोज कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी हो, और डेवलपमेंट होने की वजह से इसके साथ साथ हमारा जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको भी नुकसान हो। अगर सारी फॉरेन ब्रांड आ जाएंगे हमारी, तो डोमेस्टिक तो हमारी खत्म ही हो जाएंगी, क्योंकि डोमेस्टिक इतना कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे हम काम कर सकें। ठीक है, तो इससे हमारा जो है ये चीजें, जो बैरियर्स हैं वो भी हमारे इसमें आ जाते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो है बहुत सेंसिटिव इन नेचर होता है, कि मतलब इसमें हल्का सा भी अगर आपका चेंजेस आता है तो हमारा जो पूरा इंटरनेशनल बिजनेस है वो हमारा हिल जाता है। अगर जैसे मान लो एक कंट्री की इकोनॉमी में चेंज आ गया तो हमारा पूरा बिजनेस हिल जाएगा। अब जैसे मान लो हम चाइना के साथ बिजनेस कर रहे थे, अब चाइना की इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आए, अब चाइना की इकोनॉमी की वजह से हम लोग जो है वो पूरे क्योंकि हम उस पर बेस्ड हो गए हैं, मतलब हमारे लिए वो मार्केट है, अब वो मार्केट ही हमारी तहस नहस हो गई तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीजें हैं वो हमारी जो है उस पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लो हम टेक्नोलॉजी के लिए जापान, कोरिया वगैरह इन सब चीजों पे फॉरेन कंट्री पे बेस्ड हैं हम। ठीक है, अब मान लो इनकी इकोनॉमी में ही मतलब डाउनफॉल आ जाता है तो वो हमें कहाँ से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और कहाँ से हम उनसे जो टेक्नोलॉजी है वो ले पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए जो वो एक प्रॉब्लम जो वो क्रिएट होने वाली है, कि अगर हम जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर एक कंट्री में हल्का सा भी चेंजेस आता है, मान लो हम जो है वो जापान से मंगवा रहे हैं, कोरिया से मंगवा रहे हैं, और आगे जो है वो हम फॉर एग्जांपल हम जो है वो पाकिस्तान को हम ये चीज़ जो सप्लाई कर रहे हैं, तो अब जापान में अगर कंट्री में कुछ इकोनॉमी में जो वो चेंजेस आता है तो हमारी इकोनॉमी में ऑलमोस्ट चेंज आएगा, और हमारी इकोनॉमी में चेंज होने की वजह से जो है वो पाकिस्तान में भी आपका चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं जहां पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं उसको भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। नीड एक्यूरेट एंड टाइमली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आपको जो है टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर टाइमली इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल नहीं है और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है तो आपके बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है, डेफिनेटली यू विल सफर द लॉस। ठीक है, तो इसमें आपको चीजें रहती हैं, इसमें कंपटीशन आपका बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है, और आपका रिस्क लेवल भी बढ़ जाता है। आपको ये रहता है कि अगर आपने सही मार्केट में सही प्रोडक्ट नहीं उतारा
तो आप जो वो मार्केट से बाहर हो जाओगे। ऑलरेडी हमारी इतनी सारी मार्केट जो वो अवेलेबल हैं, इतने सारे प्रोडक्ट जो हमारे अवेलेबल हैं, अब लोग 10 प्रोडक्ट छोड़ के आपका 11वां प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? आपके प्रोडक्ट में ऐसा खास क्या है? ठीक है, अब हम भी अगर इंटरनेशनल ब्रांड को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, हम अपनी ब्रांडों को छोड़ के इंटरनेशनल ब्रांड पे क्यों जाएंगे? कुछ ना कुछ तो उसमें बात होगी। तो वो हमारी ब्रांड को टक्कर दे रहा है और उससे चीप एंड बेस्ट वे में हमारा जो सामान है वो हमें बना के दे रहा है, तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ पॉपुलर हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम इमरजेंस की बात करें तो ऐसे हमारे कुछ ड्राइवर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो पॉपुलर हुआ। व्हाट आर द वेरियस ड्राइवर्स? यहाँ पर जो है इमरजेंस का मतलब है ड्राइवर से कि हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर हुए। पहली चीज़, टू अचीव द हायर रेट ऑफ प्रॉफिट। हमारे डोमेस्टिक में इतना प्रॉफिट नहीं था, लेकिन जैसे ही हम इंटरनेशनल मार्केट में आए हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया, बूस्टअप हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब ठीक है भाई, आप की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी आप जितना बना रहे थे, जितना आपको यूज था उतना ही आपने बनाया, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो? उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ हमारी जो कैपेसिटी है वो 2000 क्विंटल की है, लेकिन हमारे यहाँ जो कंजम्पशन है वो 500 क्विंटल है, तो हम जो है क्या करें, इसमें से बाकी जो हमारे पास बचा है 1500 क्विंटल, वो हम क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी जो कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं और इसके साथ साथ मतलब हम जो फॉरेन मार्केट में अपनी जो चीज़ें हैं उसको आगे सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारा जो है कंपटीशन हमारा जो है वो होम कंट्री में बढ़ जाता है। होम कंट्री में कंपटीशन हमारा इसलिए बढ़ता है क्योंकि पहले आपका कोई बाहर की ब्रांड तो थी नहीं हमारी, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही हमारी एमएनसीज आ जाती है तो हमारे लिए एक खतरे की घंटी बज जाती है। कैसे खतरे की घंटी बज जाती है? क्योंकि जब वो मार्केट में आई है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका करेगी, कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आई है, कुछ ऐसी एडवांसमेंट लेकर आई है जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली है। जैसे चाइनीज बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम खुद वो प्रोडक्ट 100 रुपये में बना रहे हैं, चाइना हमें 80 रुपये में बना के दे रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं जो वो टैप कर रहा है, मतलब चाइना जो है वो हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट है उनको टक्कर दे रहा है, उनको कंपटीशन दे रहा है और हम जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। या तो हमारे पास जो डोमेस्टिक ब्रांड ही नहीं है, अगर ब्रांड है तो उस लेवल के ब्रांड नहीं है जिस लेवल की जो है हमें इंटरनेशनल ब्रांड हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ रही हैं। हमारा जो होम मार्केट है उसमें लिमिटेड एरिया है, जब हमें एरिया वाइड करना है, स्कोप ज़्यादा करना है, तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में आना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जिन कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और जिन कंट्रीज में मतलब जो है आपकी उन मतलब पॉलिटिकल आपके स्टेबल रहती हैं, वहां पर जो वो बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस मतलब ज़्यादा रहते हैं। अब आपको पता है कि उनको पता है कि कभी भी यहाँ मतलब जो है लड़ाई झगड़े दंगे वगैरह होते रहते हैं, ऐसी कंट्री के साथ आप बिजनेस कभी भी नहीं करना चाहोगे। तो इसलिए मतलब जिनकी पॉलिटिकल सिचुएशन ज़्यादा स्टेबल रहती है, तो ऐसी कंट्री में जो है हम क्या करेंगे, उसमें अपना बिजनेस जो ज़्यादा फोकस करेंगे एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी जो टेक्नोलॉजी और जो मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज हैं वो भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें जो टेक्निकल कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करनी पड़ेगी और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज हैं वो भी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो हमें क्वालिटी एचआर जो है वो लोअर कॉस्ट पे आपको अवेलेबल हो जाता है। आप जो चीज़ आपके यहाँ नहीं है आप फॉरेन से मंगा लो, फॉरेन से इंपोर्ट कर लो, आप उनको लोअर कॉस्ट पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो लिबरलाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन आया उसकी वजह से भी हम जो वो इंटरनेशनल मार्केट में आए। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि हम पहले हमारी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट आप नहीं कर सकते हो, और उसकी वजह से मतलब आपकी जो चीज़ें हैं वो पॉपुलर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो उसकी वजह से हम अपना जो मार्केट है हमारा जो लिबरलाइजेशन हुआ और लिबरल हो गए, हम अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको लेके थोड़ा सा लिबरल हो गए और हमने जो अननेसेसरी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको भी थोड़ा सा जो वो कम कर दिया हमने। ठीक है, अननेसेसरी कंडीशंस हमने हटा दी और उस पे जो जेन्युइन कंडीशन थी हमने वही रखी
और पहले क्या था, हमें अगर पहले हमें जब इंडस्ट्री नई सेटअप करते थे उस टाइम पे भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन जब हमने इंडस्ट्री को एक्सपेंड करा है उस टाइम पे भी हमें लाइसेंस लेना पड़ रहा है। तो कई सारी जगह पे हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो बाद में क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसमें बोल दिया गया कि भाई आपको जो बार बार लाइसेंस लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें कई सारे हमारी अननेसेसरी कंडीशंस हमारी इसमें थी जो कि हमारी हटा दी गई। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो मार्केट शेयर है, ऑब्वियसली बात है मार्केट शेयर आपका बढ़ ही जाएगा। ठीक है, हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी हमारा हेल्प करेगा। कैसे, हमारा फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आएंगी, बिजनेस करेंगे, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसमें हमारी हेल्प करेंगी। ठीक है, हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, बसाएंगे अपने आप के बिजनेस को, जो वो इंक्रीज करेंगे। तो हम अपने आप के बिजनेस को कैसे इंक्रीज करते हैं, तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। राइट, तो ये सब हमने पढ़ा कि भाई व्हाट आर द वेरियस इमरजेंस थ्रू विच वी कैन इंक्रीज आर बिजनेस। राइट, तो ये सब जो है वो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स थ्रू विच हमारा जो बिजनेस है हम उसको कैसे इंक्रीज करेंगे।